लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है, इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। जो लाभार्थी हैं उस पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया, डीएमएफ आ गया, रेत आ गई। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा वो एक गरम मुद्दे पर चर्चा है जो कि ईडी पर आधारित है। जी हाँ, पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार उनके ये बयान आ रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह भी आरोप लगा दिया है कि ईडी के जरिए सरकार हासिल करना चाहती है। भाजपा छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथ में सौंपने जैसी कोशिशें हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने खोल दिया है केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा और इसीलिए आज से अनिश्चितकालीन धरना कांग्रेस का शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे कारण क्या है, क्या इसके सियासी मायने हैं, कितना इससे कांग्रेस को असर पड़ने वाला है और बीजेपी इसको लेकर क्या सोचती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता, वरिष्ठ नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ हैं अनिल द्विवेदी जी, जो कि बताएंगे कि इस पूरे बयानों के, इस पूरी कवायद के मायने क्या हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को मैं यहीं शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि कार्रवाइयां लगातार चल रही है और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। मूल रूप से ईडी के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि ऐसे समय में जब चुनावी तैयारियों में दल व्यस्त हैं, नेताओं को बुला बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उन पर छापे मारे जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं और धरने में शामिल थे शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं। शिव जी, अगर कोई जांच होती है, कुछ चीजों को पता लगाने के लिए किसी को बुलाकर पूछा जाता है, कांग्रेस इतना आग बबूला क्यों हो गई है? मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, आप लोग धरने में बैठ गए, थोड़ा इंतजार करिए। जांच में आना कोई आरोपी बनना नहीं है, अभी तो जांच ही शुरू हुई है। देखिए मोहन जी, ये जांच कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही है कि जो 36,000 करोड़ का जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नान घोटाला हुआ था, उसकी जांच ईडी से कराइए। चिट फंड कंपनी में जो गरीबों का पैसा लगा था, उसमें जो घोटाला हुआ है करोड़ों का, अरबों का, उसमें ईडी की जांच कराइए। इंदिरा बैंक खाते में जो बड़े बड़े, उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी और भी कई मंत्रियों के नाम आए हैं, उन लोगों में भी ईडी की जांच कराइए। चिट फंड कंपनियों का जांच कराइए। अभिषेक शर्मा कौन है पनामा पेपर मामले में, उसकी जांच कराइए। हम ये मांग कर रहे हैं, इनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम जो भी मांग कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में उनकी संपत्ति जो थी और कितना गुना बढ़ गई है, उसकी जांच कराइए। एक खटारा यामाहा में एक इनका नेता चलता था, आज अरबों का मालिक हो गया है, उसकी जांच कराइए।
ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो करोड़ों के मालिक हो गए हैं। इनके ईडी की जांच कराइए, ये हम मांग कर रहे हैं। हम इनके ईडी के मामले में ये नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई माथुर जी ने कहा है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। इस प्रकार से जो दुर्भावना से काम हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईडी का उपयोग जो है एक प्रकार से ईडी जो है आगे आने वाले दिनों में जो है बूथ में भी जाएगी। और ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट नाम हो गया है। ये इलेक्शन के हिसाब से काम हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कार्रवाई हो रही है। और जब कांग्रेस जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है कांग्रेस के नेताओं पर, अगर वो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाती है। ऐसे कई नए उदाहरण मैं दे सकता हूं। तो ये हमारी मांग है कि हम जो मांग कर रहे हैं उस मांग को जो है केंद्र की मोदी सरकार मान नहीं रही है। वो मांग तो नहीं मान रही, लेकिन अभी जो जांच हो रही है इसके क्या तार राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं? कोई परेशान करने की कोशिश है क्या? वजह क्या लगती है? जांच तो हो रही है, वजह क्या लगती है? बिल्कुल मोहन जी, जांच ये है कि पहले अभी तक तो बड़े नेताओं के ऊपर जो है मुख्यमंत्री के करीबियों पर हो रही थी, लेकिन अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ईडी आ गई। ईडी एक बार सीबीआई का एक समय में ऐसा नाम होता था। अरे भाई सीबीआई मतलब ऐसी संस्था है कि जिसकी जांच में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताएं आते थे। अब वो भी एक प्रकार से तोता में है बोल के चला गया था, तो उसको भी मान लीजिए। अब ईडी एक ऐसी संस्था थी जो एक दहशत होता था कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और ये लेकिन अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं इतना नीचता में उतर गई है ईडी कि कांग्रेस के वर्करों के यहाँ छापा मार रही है। तो ये चीजें हैं कि ईडी का जो है दुरुपयोग ये किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है कि कांग्रेस के वर्करों के यहाँ भी अब ये जो है ईडी छापा मार रही है। तो ये चीज का हमारा राजनीति से प्रेरित है। ईडी की पूरी कार्रवाई दुर्भावना से है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्यों नहीं छापा मार रही है? क्या वहां पे जो है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? वहां पे क्या क्लीन चिट है? और जो कांग्रेस के नेता हमारे हैं जिनका ईडी की छापा पड़ रही है, वो मुख्यमंत्री आसाम को देख लो, चाहे अभी महाराष्ट्र के उदाहरण देख लो आप। जब मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला, और दूसरे दिन वो जब प्रवेश कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो पाक साफ हो जाते हैं। ये टोटल दुर्भावना दिख रहा है, इसलिए हम बोले रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री का बयान भी हमने सुन लिया और प्रवक्ता के रूप में शिव सिंह ठाकुर जी ने काफी विस्तार से बता दिया कि कांग्रेस को आखिर दिक्कत कहाँ है, कांग्रेस चाहती क्या है। भाजपा का पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाजपा को लपेटने की कोशिश की गई है। ईडी तो कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रही है, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है उनसे समझ लेते हैं। रमेश ठाकुर जी, आप लोगों पर उंगली उठ रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्रीय एजेंसी यहाँ आ रही है, लगातार उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, जो कि चुनाव का संचालन करने वाले हैं 2023 में। वही लोग पूछताछ में चले जाएंगे, 8-8 घंटा बेचारे बैठेंगे और चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? कांग्रेस को क्या चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आप लोग ये सब करा रहे हैं? देखिए मोहन जी, ये तो मुख्यमंत्री जी का बौखलाहट है और इससे ये साबित होता है कि उनके मन में कहीं न कहीं भय है कि जो काम लगातार इस छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का जो प्रयास हो रहा है, यहाँ के बेरोजगार युवकों के जो पैसे हैं उनको जो है लूटने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का आलम है, इसलिए जो है ईडी को यहाँ आना पड़ रहा है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जब अब मुख्यमंत्री जी स्वयं बयान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि जो है इससे साबित होता है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी को तो सहयोग करना चाहिए। अरे भाई, ईडी आ रहा है, जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ रहा है, उनके यहाँ से बड़ी मात्रा में राशि बरामद हो रहे हैं और बहुत सारे दस्तावेज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर आँच आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर आँच आ रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए उनके करीबी लोगों के ऊपर जो है इस आँच आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार का आलम छत्तीसगढ़ में जो खेला जा रहा था 4.5 साल तक, यहाँ 52,000 करोड़ रुपए का कर्जे ले लेते हैं। प्रदेश का जो बजट आप देखेंगे तो लगभग 127 करोड़ का है, और
रमेश जी 2 साल से चल रही है। 4.5 साल में आप देखेंगे विकास के नाम में ढप पड़ा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो बाद में पता चलता है जब ईडी आके जब छापेमारी कर रहा है तो समझ में आ रहा है, जब करोड़ों करोड़ रुपए इनके घरों से बरामद हो रहा है, अवैध जो है संपत्ति प्राप्त हो रहा है, तो जो है 1.5 साल हो गए, कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भाई 1.5-2 साल हो गए, आप लोग कुछ पकड़ नहीं पाए, कुछ चीज जो है अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। ये कैसे, किसने कह दिया कि ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है? अरे भाई, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनके घर में छापा पड़े हैं, उन न्यायालय के माध्यम से जमानत नहीं मिल पा रहा है, आज जेल की सलाखों के पीछे है। सिर्फ कांग्रेस के बयानबाजी से थोड़ी हो जाएगा कि सबूत नहीं मिल रहा है। सबूत के साथ में, साक्ष्य के साथ में, सारे जो है दस्तावेजों के साथ में उनको जब गिरफ्तार किया गया है, अदालत में जाके जमानत क्यों नहीं ले लेते हैं? अगर सबूत नहीं है, सिर्फ ईडी के ऊपर आरोप लगाने से नहीं हो जाएगा, इनको जो है अदालत से जमानत मिलना चाहिए था। अरे अदालत भी जो है क्या इसी प्रकार के आरोप लगाएंगे क्या? साक्ष्य है तभी तो अदालत से जमानत नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के थोथी बयानबाजी करने का और मुख्यमंत्री जैसे पद में रहकर इतना स्तरहीन बात करने का, जो है इस छत्तीसगढ़ का ही मुख्यमंत्री है, हो सकता है पूरे देश में ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री तो बता रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला है, कितने लोगों 200 लोगों के यहाँ छापा पड़ चुका है। सारे सबूतों के साथ में आने वाला समय में और अदालत के सामने में साक्ष्य पेश होगा और सारे सबूत मिलेंगे, लेकिन ये थोथी बयानबाजी, झूठी बयानबाजी करने का इनके जो है डीएनए में है, इसलिए इस शिव जी जवाब देंगे, लेकिन उनके पास आऊंगा मैं पहले, लेकिन चलता हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, एक राउंड हम पूरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, लंबे समय से आप देख रहे हैं इन कार्रवाइयों को, इनकम टैक्स के समय से शुरू हुई है कार्रवाई, इनकम टैक्स का छापा, फिर ईडी को हैंडओवर, फिर ईडी का आना, फिर कार्रवाइयां। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आ गया, अब रिजल्ट ऐसे समय में लाया जा रहा है जब चुनाव है, और चुनाव में जनता को प्रभावित करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी डिबेट को लेकर? आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए मोहन जी, ईडी जैसी जांच एजेंसियां सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करती हैं केंद्र सरकार को, और राज्य में भी सीआईडी और सीट जैसी कमेटियां सरकार गठित करती ताकि जांच की जाए। मेरी आवाज आ रही है मोहन जी? ठीक है, आ रही है। देखिए, ईडी को लेकर के अभी जो ताजा बयान आया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, उन्होंने बोला कि यहाँ पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, ईडी चुनाव लड़ रही। बिल्कुल। तो साफ संकेत है कि उनका अटैक ईडी पर था, उनका अटैक जो है ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के उनकी प्रतिक्रिया थी। अब ऐसा तो नहीं है, ईडी जो है पिछले 2 सालों से यहाँ पर जांच कर रही है, बहुत से अफसर जेल में हैं, आईएएस अफसर भी जेल में हैं, अभी कुछ विधायकों के खिलाफ भी जांच हुई है, उनके भी नाम एफआईआर में दर्ज हुए हैं, अभी एक सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा। तो ये चीजें, ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस पर किसी को समस्या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आप हासिल क्या कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ये मैसेज देने में सफल हो जाती है जनता के बीच में कि ये कार्रवाई राजनीतिक हो रही है और राजनीति के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, और कांग्रेस यदि ये मैसेज देने में सफल हो जाती है कि अगर 8-8 घंटे तक हमारे नेताओं को ईडी बैठा के रखेगी तो हम चुनाव प्रचार कैसे करें? बिल्कुल। हालांकि ये नेता 2 या 3 या 5 या 6 हो सकते हैं, पूरे नेता नहीं होंगे, लेकिन अगर ये मैसेज जनता के बीच चला गया तो जनता ये सवाल तो पूछेगी कि ईडी की कार्रवाई का मतलब क्या निकल रहा है, आप क्या गिरफ्तारी कर रहे हैं? ये ठीक है कि 2 आईएएस आपने गिरफ्तार किए हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ये बताइए कि ईडी की जांच एजेंसी कहाँ काम नहीं कर रही थी? गुजरात में देखिए कितने साल तक नरेंद्र मोदी ने ईडी की जांच का सामना किया और आकर के वो 6-6 घंटे तक अपनी पूछताछ देते थे, उन्होंने ईडी का भी सम्मान किया। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां तक अब चुनाव है, यदि और कार्रवाई तेज होती है, यदि मुख्यमंत्री के करीबियों पर हाथ डाला जाता है, यदि ईडी कोई सबूत नहीं दे पाती है, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ये निगेटिव हो सकता है चुनाव में कि आप अनावश्यक तौर पर राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो चेहरा है लोकप्रिय, उसको अभी तक डैमेज नहीं कर पा रही है, और बाकी लोगों पर ठीक है आप शिकंजे कस रहे हैं, 2 विधायकों के नाम एफआईआर में आ गए हैं, ईडी आगे बढ़ रही है उस पर,
लेकिन जो विश्वसनीय चेहरा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। 11 मंत्री है, 11 मंत्रियों के खिलाफ तो आप कुछ सबूत नहीं ला पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। सरकार तो यही है ना, 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, यही सरकार होते हैं एक तरह से। आप ईडी इन पर अभी तक कोई शिकंजा नहीं कस सकी है, तो जनता के बीच कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारी सरकार तो पाक साफ है। हम जो विरोध कर रहे हैं वो अनावश्यक कार्रवाई जो अफसरों के खिलाफ हुई है। हाँ, अफसर जरूर भ्रष्ट है, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ईडी ने की है, जनता उसके मजे ले रही है, जनता को एक कार्रवाई बिल्कुल सही लगी। राजनीतिक क्या असर हो सकता है? सवाल दोहरा रहा हूँ, यक्ष प्रश्न यही है कि क्या आप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को के चेहरे पर क्या धूल हटा सके, क्या उन्हें बदनाम कर सके? इसका नतीजा तो अभी तक सिफर है। जनता के बीच आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 13 मंत्रियों की छवि ठीक ठाक बनी हुई है। ठीक है, छवि ठीक बनी हुई है, लेकिन छवि धूमिल करने की कोशिश हो सकती है। रमेश ठाकुर जी ये भी गिना चुके हैं कि भाई कई चीजें मिली हैं, जांच अभी आगे चलेगी तो और कई चीजें मिलेंगी। शिव जी, क्या कहना है आपका? मेरी जानकारी में तो चाहे पेपर के माध्यम से हो या टीवी चैनल के माध्यम से अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है किसी के यहाँ से, और ये मुझे जानकारी में है। रमेश जी अगर जान रहे हैं तो वो एक आध दो खुलासा करें कि किसके यहाँ क्या मिला है। पत्र में है भैया, अभी जो छापा पड़ा उसी में समाचार में आ गया कि कितना के बरामद हुए हैं। मुझे बोल लीजिए, ठीक है, बोलिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए नहीं भाई, आपने बताया नहीं ना, समाचार में आ रहा है, समाचार आप एक आधा आंकड़ा तो बता दीजिए। अब अभी जो गिरफ्तार हुए जिसके छापा पड़ा उन्हीं के यहाँ से आया कि इतने से राशि मिला वहाँ से। देखिए, नोटों का बंडल मिले हैं, ये तो डकैती है बता रहे हैं पैसे। वो सरकारी अधिकारी है और उन्होंने घोषणा की है कि वो धान बेचे थे उनके यहाँ, वो धान का है। ईडी अभी उसमें प्रूफ नहीं कर पाई कि वो किस पैसा है। उन्होंने अगर ऐसा है तो उन्होंने घोषणा की है ये मेरे धान बेचा हूँ, धान का कीमत जो मुझे मिला है नगद उसका पैसा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में एक किसान जो है अरबपति हो गए हैं, किसान करोड़पति हो गए हैं। जिसके पास साइकिल था वो किसान आज मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल था वो किसान आज जो है कार में घूम रहे हैं, जिसके पास कार था जिसके पास कार था वो ये धान का पैसा है। अब जब नरेंद्र मोदी जी जो किसान जो तरक्की कर रहे हैं, किसान तरक्की कर रहे हैं, धान खेती कब हो रहा है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, हो गया क्या, फसल आ गया क्या? किसान जो तरक्की कर रहे हैं यही तो विरोधाभासी है, पचा नहीं पा रहे हैं। आज जो है धान का पैसा कहाँ से आ जाएगा? धान तो अभी कटाई नहीं हुआ है, धान तो अभी लगाया गया है, तो धान का पैसा कहाँ से आ जाएगा? अरे यही तो अरे मुख्यमंत्री जी 4.5 साल बाद कर्जा माफ किए। फिर आप भी बोलिए, लेकिन सत्य बोलिए। आपके समय में मैंने नहीं बोला, ठीक है, भले आ जाइए, इनकी बात आ जानी चाहिए। शिव जी चलिए, ठीक है, बात करना है, ठीक है। शिव जी इस पे आ जाइए। राजनीतिक सलाहकार जो हैं या ओएसडी हैं, इस तरह के लोगों को निशाना बनाने के पीछे क्या मंशा लग रही? क्या मुख्यमंत्री को परेशान करना या उनके काम को प्रभावित करना, ये है मंशा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के करीबियों को परेशान करने का मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री जी के प्लानर हैं, जो इस फिर से जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार आने वाली है, ये उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हैं जो दोबारा सरकार लाने में मुख्यमंत्री जी के साथ प्लानिंग करते हैं, बैठक करते हैं, और दोबारा सरकार लाने का जो प्लानिंग है और जो आ रही है उनको ये तोड़ रहे हैं। बाकी किसी को नहीं परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जिनकी प्लानिंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रणनीति बनाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो रणनीति बनाते हैं, और उसको लेके ये उन्हीं लोगों को जो है ज्यादा करके टारगेट कर रहे हैं कि ये प्लानिंग इनका फेल हो। नहीं, अगर पाक साफ है तो उनको कुछ होगा नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि मैं जेल से नहीं डरता। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह ने मुख्यमंत्री जी को जेल में भी भेजा था। क्या हुआ? पाक साफ होके बाहर निकले। ऐसे समय में जो है सीमांकन बटांकन जब बरसात में नहीं होता है, बरसात में जाके सीमांकन बटांकन कराया गया था इनके जमीन का, एक एक इंच नापा गया, जेल गए, पूरे परिवार को इन्होंने जेल में भेजा। उसी के कारण 14 सीट में सिमटे ये। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन्होंने वो किया, जेल भेजा, उनके परिवार को जेल भेजा रमन सिंह जी, 14 सीट में सिमट गई। अब
दहाई भी नहीं पार करेंगे जो मुख्यमंत्री के कार्यों के विकास कार्यों के कारण। रमेश जी, 2018 में इसी तरीके की कार्रवाइयों का हश्र हम देख चुके हैं। बीजेपी को नुकसान हुआ था, छत्तीसगढ़ की जनता इस टाइप की चीजों को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर से आप लोग 23 में इस तरीके की जो रणनीतियां, इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, वो कहीं आप लोगों को बैकफायर ना कर दे? कैसे करेंगे? फिर वही नुकसान हो जाएगा, सरकार से फिर बाहर। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की मंशा है, यहाँ पर बीजेपी से क्या लेना देना है? बार बार बीजेपी के नाम लेने से इनका क्या औचित्य, क्या मतलब है? अरे भाई, ईडी जो है संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है, और वो एजेंसी पूरे देश में काम कर रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। तो यहाँ बीजेपी का तो कोई विषय नहीं है। जहां जहां भ्रष्टाचार होगा और जो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेंगे उसके घर में ईडी आएगा। उसको ना भारतीय जनता पार्टी रोक सकता, ना कांग्रेस रोक सकता। अब इसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ी देखा जाएगा कि आज जो है चुनाव आ रहा है इसलिए भ्रष्टाचार किया हुआ है, इसको जो है चुनाव के बाद में हम इसके यहाँ छापा मारेंगे, इसके यहाँ कार्रवाई बाद में करेंगे। अरे कोई चोर किसी के घर में आ जाएगा, चोरी करते रहेगा और वो सत्यनारायण की पूजा में बैठे रहेगा, तो क्या ये सोचेगा क्या कि मेरा घर में पहले सत्यनारायण का पूजा होने दे, फिर बाद में चोर से निपटूंगा? अरे इस प्रकार की बात जो है हास्यास्पद बात है। जब जब ईडी को जहां जहां साक्ष्य मिलेगा वहां वहां उनका कार्रवाई होगा, छापा मारा जाएगा। और ये जो आरोप लगाते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को न बख्शा जाएगा। तो महाराष्ट्र देश में कर्नाटका में हमारी सरकार था, उसके बाद भी वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर छापामारी हुआ, और जो गलत है वो गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन में कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, तो कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है कि मेरे करीबियों के माध्यम से जो हो रहा है, जो ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, वो आज कहीं ना कहीं आज नहीं कल आएगा। इसलिए जो है इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करके इनका जो है ये आचरण है। ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाते, और जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। यही इनका चरित्र है, और यही कारण आज जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। बहुत अनिल जी, बीजेपी की ठीक है, बीजेपी की इस दलील में कितना दम है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो एजेंसियां काम करेगी, एजेंसी अपना काम करती है, समय टाइमिंग कोई मतलब नहीं, हम अपना काम करते हैं, एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के दलीलों में कितना दम है, या कुछ है इनके तरफ से भी कोई चीजें जो कि असर डाल रही है जांच में? देखिए मोहन जी, बीजेपी जो दलील दे रही है वो घिसी पिटी दलील है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये बयान तो इन्होंने जब पेट्रोल बढ़ रहे थे और पेट्रोल के दाम बढ़े थे। हेलो जी जी जी, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। चलिए फोन कट, जुड़ने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, आवाज आ रही है? ठीक है, जब तक शिव जी हमारे साथ हैं उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। शिव जी, बीजेपी इस तरीके की बात कहकर अपने आप को पीछे कर लेती है, उनका क्या मतलब? भाई वो तो राजनीतिक दल है, वो एक एजेंसी है सरकार की, इसमें क्या बीजेपी का आप लोग लिंक जोड़ लेते हैं बार बार? मोदी जी, इसका प्रमाण VY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है उन्होंने दिया है, उनके न्याय को हम साधुवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। न्याय अभी जिंदा है VY चंद्रचूड़ जी के कारण, क्योंकि इनके जो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर, इनके शासनकाल में 2 बार इनका एक्सटेंशन दिया गया, तीसरे बार फिर एक्सटेंशन दिया जा रहा था। VY चंद्रचूड़ ने लताल लगाई है केंद्र की सरकार को कि क्या ईडी में और कोई योग्य अधिकारी नहीं है? इनको 2 बार आपने दिया, और कार्रवाई कब से हुई छत्तीसगढ़ में? ये जो 2 साल पहले जो इनको जो ईडी एक्सटेंशन दिया गया उसके कारण दिया गया, और उसके बाद VY चंद्रचूड़ ने बोला इनको हटाइए, दूसरे को बैठा लिए। तब केंद्र की सरकार जाके
VY चंद्रचूड़ के पास नतमस्तक हुई और बोली हमें सितंबर तक का मौका दीजिए, हमारे को कई सारे प्रकरण बताए, ये परेशानी है, ये परेशानी है। अरे मतलब आप ईडी में अधिकारी को मतलब योग्य नहीं है तो बीजेपी। और उसके बाद इन्होंने फिर एक नियम ला दिया है, राज्यसभा में लोकसभा में पास किया है कि ईडी और CBI के अंडर में एक जांच एजेंसी बना रहे हैं जिसमें वापस संजय मिश्रा को रखा जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, ये लिंक बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, बीजेपी का लगाम जो है वो कई एजेंसियों में है और इसीलिए घोड़ा जिधर जोड़ रहा है तो आरोप बीजेपी पे लग रहा है। देखिए मोहन जी, कितना हास्यास्पद बात है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि जो है ईडी की जो जांच कर रहे हैं उसी को ही भ्रष्टाचार घोषित कर दिए। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि स्वयं जो है आप साहब ने किया, चीफ जस्टिस मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से बिल्कुल चुनौती देता हूं कि चंद्रचूड़ साहब ने कहां पर उस अधिकारी को भ्रष्टाचार घोषित किया है। आप एक भी उसमें लाइन बता दीजिए। इस प्रकार के गलत बयानबाजी आप ना करें, खाली जो है गुमराह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार से ये आप लोग पूरा उनका कांग्रेस का आचरण में आ गया कि इसलिए बोल रहा हूं, नियुक्ति को लेकर कहा है, उनकी नियुक्ति के कार्यकाल खत्म, दूसरे को लेकर जांचना। और आपके पास न्यायालय के ऊपर तो विश्वास रखिए, पूरा विश्वास है, ईडी अगर आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसीलिए न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से अगर VY चंद्रचूड़ साहब नहीं होते और अब तक मोदी जी तानाशाह शासन लागू कर देते। अगर चीफ जस्टिस VY चंद्रचूड़ साहब अगर नहीं होते तो आज मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं को ईडी के माध्यम से अंदर कर देते। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, चिट फंड घोटाला, पनामा पेपर्स घोटाला, चिट फंड घोटाला, नान घोटाला, 35,000 करोड़ का नया राजधानी का 35,000 करोड़ का घोटाला, मोबाइल में घोटाला, लैपटॉप में घोटाला, साइकिल में घोटाला, सारा 15 साल घोटाले की सरकार। इसी कारण 14 सीट में निपट गए भारतीय जनता पार्टी, अब 2.5 सीट में नहीं आएगी। इस देश प्रदेश की जनता आपके भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस में सिर्फ 14 सीट में ला दिए। आज भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का गाल पड़ गया है, एक भी नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने खड़ा हो सके। आज मोदी को सामने खड़ा कर रहे हैं। आपने देख लिया, ये बात सच है। हिमाचल में हमारी सरकार बन गई, कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई, अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर सरकार बनने जा रही है। आप मोदी के चेहरे में कब तक लड़ेंगे? आप मोदी जी के चेहरे में कब तक लड़ेंगे? हिमाचल हम जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है रमेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बार कार्रवाई हो चुकी है, मेरे को जेल में डाल चुके हैं, अब डालेंगे तो और सीटें बढ़ेगी, 75 पार का तोहफा दूंगा कह रहे हैं वो आपको। देखिए ये तो मुगालते में है, एक बार काट की हंडी चढ़ती है। 2018 में जिस प्रकार से लोक लुभावने बात करके इस छत्तीसगढ़ के लोगों को छनने का प्रयास किया, उसका परिणाम 2023 में देखने को मिलेगा। इस प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, उसको जो है ये सिर्फ सपना देख रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और 2023 में जब मतदान के दिन आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ये सरकार का पतन निश्चित है और इस छत्तीसगढ़ के लोग इस संकल्प के साथ में बैठे। भ्रष्टाचार से छवि धूमिल करने की कोशिश है, चुनाव में असर पड़ जाएगा, कैसे करेंगे शिव जी? तो छत्तीसगढ़ के वो केंद्र की मोदी सरकार पूरा इनाम दे रही है। अभी नीति आयोग ने बोला कि 48 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे ऊपर हो गए हैं। एक इन्हीं की केंद्र की सरकार जो है, नीति आयोग ने कहा। दूसरा, आज मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, चावल खा गए ना शिव जी, मैं नहीं बोला, आप चावल खा गए ना भाई। मोदी जी की सरकार आज फिर इनाम दी है किसी मामले में। अरे तो केंद्र तो आज आपको अच्छा बोल रही है, इसका मतलब आप केंद्र पे आरोप लगाते हो कि हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। बोल रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा 6,000 करोड़ रुपए। तो अच्छा काम के समय अच्छा बोलिए। नहीं,
भाई इनका कहना है कि भ्रष्टाचार, तो ठीक, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस पर जवाब दे रहा हूं मैं जी। कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार काम की तारीफ हो रही है जी। अगर भ्रष्टाचार करते तो काम की तारीफ होती क्या? ये पैसा वो होता। आज हर चीज में, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है उड़ीसा को छोड़ के हमारे यहाँ नंबर 2 में है। 48 लाख लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। नीति आयोग लगातार और केंद्र की सरकार कई योजनाओं में हमारे को जो है 1 नंबर घोषित कर रही है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ? अगर पैसे का सही उपयोग हो रहा है, सदुपयोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, तब तो हुआ। इनसे तो सारे मुद्दे हम लोगों ने छीन लिया। ये राम के नाम से वोट मांगते थे, गाय माता के नाम से वोट मांगते थे, वो सब छीना गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हर वर्गों को मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, जय श्री राम, चलिए जय समय श्री राम कम बोलो। है, समय कम है, इसलिए चर्चा ठीक है, ठीक है, समय जी आता है, जब चुनाव आता है जय श्री राम, जब चुनाव आता है चुनाव के बाद जय श्री राम, ठीक है, चुनाव चलिए के बाद जय श्री राम। चलिए अब अभी आज ईडी पे ठीक, जय श्री राम, हम जय सिया राम बोलते थे, जी। जय सिया राम। चलिए आप दोनों के साथ राम है, लेकिन सच्चाई क्या है जनता जानती है और जनता तय करेगी। इसलिए समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और अनिल द्विवेदी जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी की इस कार्रवाई को लेकर तकरार जारी है, धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और ऐसे में क्या कुछ होगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।